हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने जीके के पहले प्रश्न से। और जीके का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, जीके के अलावे सारे प्रश्नों को स्किप करेंगे क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जीके का ही रहता है। 70% आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो जीके पे हम विशेष फोकस करेंगे। इसके अलावे सारे प्रश्नों को स्किप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जीके का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो उससे उत्पन्न गैस जो होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए उपयुक्त सभी। ठीक ना, उससे उत्पन्न गैस कौन कौन है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न क्या था कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे 11 के बाद 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, प्रश्न क्या था कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा सल्फाइड अयस्क। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह जो है एक अत्यंत वाष्पशील है। ठीक ना, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, अत्यंत वाष्पशील है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है, टेट्राएथिल सीसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल होता है मैथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, मैथिल अल्कोहल। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ये जो आषाढ़ का एक दिन रचना है, यह किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश का। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की रचना है। ये देखिए हिंदी के प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को स्किप करते हैं और आते हैं अपने जीके के नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि 21 नंबर में है। ठीक है, देखिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे के जी टू डी पावर -1 के टू डी पावर -1। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए 22 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, गामा किरण। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर होगा गामा किरण। ये इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता है। तो नई प्रतिरोधकता P ही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यही P होगा। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधा घट जाएगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधा घट जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब एक समान आवेशित गीले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा? तो वो जो है उतना ही रहता है जितना सतह पर है। ठीक ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उतना ही रहता है जितना
सतह पर है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। तो इसके लिए नियत क्या रहता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न क्या था कि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए, तो निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए जो है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। अगला देखिए खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। ठीक है, जो खुला फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनंत होगा। ठीक है, खुला फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। ठीक है, डी होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो वो हो जाएगा 10⁻7 के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 10⁻7 के होगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या, इसका करेक्ट आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, यानी संविधान में उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह जो है लागू होती है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर। ठीक है, ये जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में जो है टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? यानी अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में जो है टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था जो है तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त 34 नंबर। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए, याद करने का भरसक प्रयास कीजिए। इन्हीं सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चीन। ठीक ना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो चीन। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 34 के बाद आइए अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक है, अगला देखिए डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो डायमंड रिंग की जो घटना है वो देखी गई है, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। ठीक ना, डायमंड रिंग की घटना कब देखी गई है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। अगला देखिए 38 नंबर, केरल पर ही जो है एक सवाल बना है, क्या है कि केरल में कौन सी वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पेरियार। पेरियार जो है कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, स्लेट बलुआ पत्थर, यह जो है सही नहीं है। बाकी और भी ऑप्शन देखिए, ये सिस्ट सेल सही है, संगमरमर चूना पत्थर सही है,
क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर ये भी सही है, लेकिन स्लेट बलुआ पत्थर ये ऑप्शन ए गलत होगा। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी किस स्रोत से हमें मिलती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिका। ठीक है, इंडिका से जानकारी मिलती है पाटलिपुत्र के प्रशासन की। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में कौन कौन शामिल है ये देखिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ठीक ना, कौन कौन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो है सरकार के अंग में शामिल है। नगर पालिका जो है ये सरकार के अंग नहीं है। अगला देखिए ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सैनोमीटर, ठीक है, तो वृद्धि दर नापने में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वृद्धि दर नापने में। ठीक है, किसी को उकसाते हैं हम किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़ा वगैरह बढ़ाने के लिए, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर नापने में किया जाता है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग। अगला देखिए दोस्त, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स जो चक्र है इसकी क्रिया कहाँ संपन्न होती है ये बताना है। क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है कहाँ संपन्न होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न देखिए 28वें जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, RRR यानी RRR को। ठीक है ना। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो ऑप्शन सी होगा, A का त्वरण B के त्वरण का आधा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं संकोश नदी सीमा बनाती है। तो ये जो संकोश नदी है ये सीमा बनाती है, ऑप्शन बी होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, संकोश नदी जो सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर के केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, याद रखना है। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है, ऑप्शन झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी। झेलम नदी किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक ना, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, हेरोइन प्राप्त होती है। तो ये जो हेरोइन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से। ठीक है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हेरोइन। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी जॉन सीले ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जॉन सीले ने। ठीक है, प्रश्न को एक बार और देखिए, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो जॉन सीले, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय भैया हर कोई जानता है, ऑप्शन बी होगा, वाशिंगटन DC। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, वहीं विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वर्ल्ड बैंक।
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, ये जो अदृश्य निर्यात है इसका क्या अर्थ हुआ? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। ठीक है, अदृश्य निर्यात मतलब सेवाओं का निर्यात, जिसे नहीं देखा जाता उसी को अदृश्य कहते हैं, और सेवा को देखा नहीं जाता है। ठीक है, सर्विस का निर्यात ही अदृश्य निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़। अच्छा, यदि हम पूछें कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में। ठीक ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। तो ये सभी प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए 55 नंबर प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई इंडियंस। ठीक ना, मुंबई इंडियंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? सर्वोत्तम रूप में परिभाषित कौन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। ठीक है, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाती तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध से करेंगे? मतलब किसके साथ इसका संबंध है? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शेरशाह। ठीक ना, शेरशाह ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब की दक्षता थी वीणा। ठीक है, औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा जो है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किए थे आर.वी. घोष ने। ठीक है, ठीक है, आर.वी. घोष, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, घोष साहब। 62 नंबर प्रश्न देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह भी प्रश्न हमने देखा था, यह प्रश्न हमें मिला था पिछले सेट में, याद ही होगा आपको। ठीक है, वीडियो को यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो याद हो जाता होगा प्रश्न। ठीक ना, प्रश्न देखिए क्या है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो बनाई गई थी वो श्यामजी वर्मा द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। 63 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, किसके द्वारा, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी देखिए, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया द्वारा जो है आप मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पद से हटा सकते हैं। आइए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता,
परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 19 के 1 के अ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर 19 के 1 के अ में। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कहता है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, संसद। प्रश्न क्या था कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। ठीक है, अच्छा, संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये 79 में है, याद रखिएगा। आर्टिकल 79 में जो है संसद है, 80 में क्या है? तो राज्यसभा है, 81 में क्या है? तो लोकसभा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न की बात करें तो 66 नंबर प्रश्न है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 72 में है। आगे देखिए, 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है कितने दिनों में? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 महीनों के अंदर में जो है राष्ट्रपति का जो पद है उसे भरा जाना अनिवार्य है। ठीक ना। 68 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया, तो यानी समवर्ती सूची भारत में जो है कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान की भाषा भी हम ऑस्ट्रेलिया से ही लिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में है यूएसए के संविधान से, तो यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं? नेपाल का लिए हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है यहीं से लिए हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, 69 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कहता है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? ऑप्शन बी, कंटूर। ठीक है, ऑप्शन बी, कंटूर। अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम होता है, यानी इनवर्स, उल्टा होता है। प्रश्न क्या था कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो इनवर्स यानी प्रतिलोम, उल्टा होता है। 71 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 71 नंबर प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है न्याय पर। ठीक है, न्यास पर, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है न्याय पर। ठीक है ना। अगला देखिए 72 नंबर प्रश्न, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो कपड़ा साफ करने में जो डिटर्जेंट प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन ए, सल्फोनेट। ठीक ना, कपड़ा साफ करने में जो प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है वो सल्फोनेट है। 73 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कहता है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस होती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ठीक है, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होने के कारण जो है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ने पर जो है सांस की समस्या होने लगती है। अगला देखिए 74 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है, यानी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्स टैक्स पर जो है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्स टैक्स पर जो है राज्य सरकार की
अनन्य शक्तियाँ हैं। अगला देखिए 75 नंबर प्रश्न, कहता है स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है। स्लैग जो नाम है यह किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अगला देखिए दोस्त, ये जो है अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, ये सब हिंदी के प्रश्न है, तो इसे स्किप करते हैं। देखते हैं अपने जीके के नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, जो कि 81 नंबर में है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम। ठीक ना, एक एक्स क्रोमोजोम होता है। अगला देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 83 नंबर प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यूकेलिप्टस। ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है यूकेलिप्टस है। अगला देखिए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फुफ्फुस धमनी। ठीक ना, ठीक है, फेफड़ा से हृदय के लिए जो रक्त ले जाता है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्त 85 नंबर प्रश्न, कहता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। अगला देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कहता है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। भारत के स्थलाकृतिक जो मानचित्र है वो कौन बनाता है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम जो है मूलतः क्या है, तो प्रोटीन है। एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन ही है। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत। अगला देखिए, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। ठीक है, याद रखिए यूपी जो है एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। ये मैथ के प्रश्न हैं। ठीक है, ये सभी देखिए, इन सारे प्रश्नों को हम स्किप करते हैं। देखिए, और इधर जो है इंग्लिश के प्रश्न हैं। एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, करंट का है। 95 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर मौजो को। ठीक ना, तो ये थे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।